नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के अपने प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2,400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन 2,760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता? आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था कि साधारण ब्याज में अंतर इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। या तो मूलधन गुणित दर में अंतर गुणित समय बटे 100, या फिर मूलधन में अंतर गुणित दर गुणित समय बटे 100, या फिर मूलधन गुणित दर गुणित समय में अंतर बटे 100। इन तीन में से जो भी कंडीशन उस प्रश्न में है उसके अनुसार हमें फॉर्मूला लगाना होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि प्रश्न में क्या बदल रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, मतलब ब्याज को यदि 2% अधिक करते, मतलब ब्याज में बदलाव है, सॉरी दर में बदलाव है, मतलब ये वाली कंडीशन है, चेंज इन रेट, दर में बदलाव है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्याज में अंतर निकाल लेंगे। ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? मूलधन है 2,400 रुपये, दर का अंतर है 2 और समय है 5 वर्ष का बटे 100। तो ब्याज का अंतर आएगा, इसे हम कैंसल आउट कर देंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10, 10 में 24 का गुणा करेंगे तो 240। तो ब्याज का अंतर कितना आया? 240 रुपए का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर यदि 2% अधिक होती, मतलब हम 2% ब्याज की दर को बढ़ा रहे हैं। अब ब्याज की दर को अगर 2% बढ़ाएंगे तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 240 रुपए बढ़ जाएगा। पहले हमें मिश्र धन मिल रहा था 2,760 रुपए। अब ब्याज की दर बढ़ाने से ब्याज भी बढ़ गया, और ब्याज बढ़ा कितना? 240 रुपए। तो 240 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। 240 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसे हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000। इसका मतलब 2% यदि ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो जो नया मिश्र धन मिलेगा वो मिलेगा 3,000 रुपए का। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 4/25वां भाग है। मतलब यदि हम मूलधन को 1 मानते हैं तो 1 का 4/25 भाग, मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1 का 4/25। 1 का 4/25 तो 4/25 ही होगा। या इसे वो थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं आपके लिए लिखूं तो हम लिखेंगे 1 का 4/25। अब 1 का 4/25 कैसे निकालते हैं? 1 गुणित 4/25, तो वो तो 4/25 ही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, मतलब दर और वर्ष जो हैं अगर इन्हें हम लिखें तो बराबर है, मतलब हम दोनों को x मान सकते हैं। अगर दर x है तो वर्ष भी x होंगे, ये कहने का मतलब है प्रश्न का। तो हमें ब्याज दर निकालना है। ब्याज दर निकालना है मतलब क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज की वैल्यू है 4/25, मूलधन की वैल्यू है 1, दर x और समय भी x बटे 100। अब इस ये जो बटे में 100 है इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में गुणा करेंगे 100 का, या ऐसा लिख देता हूँ मैं अभी 4 गुणित 100/25, और इधर 1 का गुणा करने का तो कोई मतलब है नहीं, और x का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x²। अब इसे यदि अगर हम हल करें तो 25 से 100 को काटेंगे तो आएगा 4, 4 गुणित 4 हो जाएगा 16, या इसे हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर, तो आप यहाँ से x का मान बता सकते हैं 4। वैसे तो समीकरण हल करेंगे तो प्लस माइनस 4 आता है, पर माइनस तो हो नहीं सकता समय, इसलिए हमेशा x का मान हम प्लस वाला लेंगे। तो x का मान आ जाएगा 4, मतलब दर
और समय दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 4% 4 वर्ष के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार का है कि यदि किसी साधारण ब्याज पर ब्याज उस धन का 9/25 भाग, पिछले क्वेश्चन में 4/25 था, इस बार 9/25 भाग है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी यदि हम मूलधन को 1 माने तो जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 1/9/25। अब 1/9/25 निकालोगे अगर आप तो वो 9/25 ही आएगा। ठीक, दर और समय दोनों बराबर है और वो एक सम मान रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब ये 100 उधर जाएगा तो 9 × 100/25 और x गुणित x हो जाएगा x²। अब अगर आप 25 से 100 को काटेंगे तो आएगा 4, 9 × 36 बराबर x²। तो x² को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 36 का वर्गमूल, प्लस माइनस वर्गमूल होता है, परंतु यहाँ पर भी माइनस नहीं लेंगे क्योंकि समय नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, तो x का मान आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एलिगेशन मेथड का भी यूज होगा। प्रश्न है कि 2550 में से कुछ धन 5% तथा शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में संपूर्ण धन पर ब्याज 405 रुपए प्राप्त हुआ हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा? ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है पहले मैं ये समझा देता हूँ कि 2550 रुपए है, इसमें से कुछ धनराशि दी गई 5% की दर से 3 वर्ष के लिए और बाकी धनराशि मतलब 2550 में से x अगर उधर दे दी तो बची कितनी? -x। इसको दिया गया 10% की दर से 3 वर्ष के लिए और यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है वो दोनों को जोड़कर कुल ब्याज मिल रहा है 405 रुपए का। तो ये जो धनराशि है इसका हमें अनुपात निकालना है। तो इसका साधारण तरीका क्या हो सकता है जो सिंपल है, उसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर इस पूरे धनराशि को हम एक साथ इसका कंप्लीट 2550 को एक साथ अगर देते 3 वर्ष के लिए और उस पर अगर 405 रुपए का हम ब्याज कमाते तो उसमें दर कितनी होती है ना, वो दर निकालेंगे हम पहले। वो दर क्यों निकालेंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ब्याज 405 रुपए का अगर हम लेना चाहते हैं और मूलधन पूरा एक साथ अगर देते तो दर कितनी होती ये हम जानना चाहते हैं 3 वर्षों के लिए, है ना। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू आएगी 90/17। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों जो धनराशियां थी उनको अलग अलग न देकर अगर उनका मिश्रण बनाकर एक साथ देते तो ये दर हमें मिलती। तो यहाँ हम मिश्रण वाली एलिगेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। मिश्रण चैप्टर में हमने देखा था कि यदि दो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग चीजें हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, उनको हम मिलाते हैं तो कुछ नई प्रॉपर्टी बनती है। तो जो नई प्रॉपर्टी बन रही है उसकी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा। वही एलिगेशन मेथड अब यूज करेंगे कि एक धनराशि को हम 5% पर दे रहे हैं, दूसरी को दे रहे हैं 10%, और अगर दोनों को मिलाए हैं, दोनों अलग अलग दर पे ना देकर एक साथ अगर मिलाए तो उतना ही ब्याज पाने के लिए हमें किस दर पर देना पड़ेगा? 90/17% की दर पर देना पड़ेगा। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया वो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका अंतर यहाँ लिखते थे और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते थे। ठीक, अब 90/17 और 5 का अंतर यदि निकालना है तो वो हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं कि हम 5 को अगर 17 के बटे में लिखेंगे तो हमें 17 का 5 में गुणा करना चाहिए। 17 का 5 में हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 85। तो हम लिख सकते हैं 5 को 85/17। और 85/17 और 90/17 का अंतर देखेंगे तो आएगा 5/17। तो ये अंतर हम यहाँ लिख सकते हैं 5/17। इसी प्रकार 10% को अगर हम 17 में लिखेंगे तो ये आएगा 170/17।
क्योंकि 170/17 को हल करेंगे तो फिर 10 ही आएगा। अब 170/17 और 90/17 का अंतर अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 80/17। तो यहाँ हम अंतर लिख देंगे 80/17। अब इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात अगर आप निकालोगे तो ये आपका 17 से 17 तो कैंसिल, और 5 और 80 को अगर काटोगे तो ये आएगा 16 और ये आएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 16:1। मतलब 5% वाला जो है उसका 16 यूनिट लेंगे और 10% वाला जो है उसका 1 यूनिट लेंगे। इस अनुपात में अगर हम इस मूलधन को बांटे तो 3 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज मिलेगा वो 405 रुपए का होगा। तो उसने अनुपात पूछा था, तो अनुपात हो जाएगा 16:1। यही अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला एक और इसी प्रकार का प्रश्न देखते हैं। यदि एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए, उसमें से कुछ धन 8% तथा शेष 10% वार्षिक दर से उधार दिए। 5 वर्ष बाद यदि उसे कुल 5,200 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 10% की दर पर उसने कितनी धनराशि उधार दी वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि वो अलग अलग दरों पर उधार न देकर अगर इस पूरी धनराशि को एक साथ उधार देता 5 वर्ष के लिए और इतना ब्याज प्राप्त करता तो दर कितनी होती। तो ब्याज है अपने पास 5,200, मूलधन है 12,000 का, दर हमें निकालना है, समय है 5/100। ठीक, तो इसे हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, फिर 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, 12 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 60, 60 का हमें भाग देना है, तो 520/60 बराबर 8। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा, ये काट देंगे, इसे अब 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3 और ये 12, 26/3। तो दर आ रही है 26/3% की। अब एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे, तो यहाँ पर एक धनराशि है 8% की, दूसरी है 10% की, और अगर इन दोनों को मिलाकर अगर हम देते हैं तो मिश्रण की दर बन रही है 26/3 की। इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, 8 और 26/3 का अंतर निकालेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 24/3, 8 या 24 तो 24/3, 24/3 और 26/3 का अंतर आ जाएगा 2/3। ठीक, 10 को हम लिख सकते हैं 30/3, 30/3 और 26/3 में अंतर आ जाएगा 4/3। अब इनका अगर अनुपात निकालें 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 2:1। मतलब 8% में जो धनराशि दी गई उसका भाग 2 यूनिट है और 10% में जो दी गई उसका भाग 1 यूनिट है। अब हमें पूछा क्या है कि 10% पर जो धनराशि दी गई उसकी मात्रा कितनी है, वो कितना धन है, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। अब आप देखो 2 यूनिट पर हम दे रहे हैं 8% की दर से और 10% पर दे रहे हैं 1 यूनिट। टोटल कितनी दे रहे हैं, 3 यूनिट है ना, क्योंकि 2 और 1 दोनों को मिलाकर टोटल धनराशि बन रही है 3 यूनिट की। अब ये जो टोटल 3 यूनिट की धनराशि है वो 12,000 रुपए है, तो हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट का मान। तो हम लिखेंगे 3 यूनिट का मान 12,000 रुपए है, तो 10% मतलब 1 यूनिट वाली वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा 4,000। यही अपना आंसर। ऑलराइट, तो आई होप ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अभी अगला देखते हैं, साधारण ब्याज से किस्तों की गणना कैसे की जाती है। ठीक, किस्तें क्या होती है कि जब कोई वस्तु या कोई धनराशि हमें देना है किसी को, मान लीजिए कि किसी से हमने 50,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए उधार लिए और दर है मान लीजिए 10% वार्षिक। तो 5 वर्ष के बाद हमें कुल धनराशि देना कितनी पड़ेगी, इसका ब्याज जोड़ेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 50,000 गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसे अगर आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 में 5 का गुणा मतलब 25,000। ठीक, तो अगर आप कुल 5 वर्ष बाद देंगे
तो ये जो 50,000 उधार लिए हैं, ये कितने देने पड़ेंगे? 75,000 रुपये एक साथ देने पड़ेंगे। ये तो साधारण तरीका हो गया जो अभी तक हम गणना करते आए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो मान लो कि नौकरी करता है, उसके पास 50,000 एक साथ नहीं है और उसके पास 75,000 भी कभी एक साथ नहीं मिलते, लेकिन उसे जो तनख्वाह मिलती है तो उससे वो कह सकता है कि मेरे पास हर महीने 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह आती है, तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े में मैं इस धनराशि को आपको वापस दे सकता हूँ। तो जो छोटे छोटे टुकड़े में देना चाह रहा है, यदि वो क्या है कि मैं हर साल आपको एक एक किस्त देते जाऊंगा, एक साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, हर साल के अंत में अगर वो एक किस्त देना चाह रहा है तो उसे वो हर किस्त कितने देना पड़ेगी? बराबर किस्त। हर साल वो मान लो कि 10-10 हजार अगर देता है, या लेट से 15-15 हजार देता है, तो उससे वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना ऐसा देना चाहिए जो कि बराबर हो हर साल, और जिसे देने से वो ब्याज की गणना उतनी ही हो जितने की अभी ऊपर वाले कैलकुलेशन में दी है। ठीक, तो हम मानते हैं, मैं आपको पहले बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। हम मानते हैं कि अगर वो एक रुपए हर बार किस्त में देता है, ठीक है। अब अगर ये 1 रुपए की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं तो उसे आपको कंपेयर करना चाहिए 75,000 रुपए से। देखो, अभी ये जो 1 रुपए यहाँ दे रहा है ना, यहाँ पर 1 रुपए 5 वर्ष के बाद जो दे रहा है, वो इस 75,000 जब दे रहा है, वो उसी समय पर दे रहा है जब ये 5वें वर्ष के अंत में दे रहा है। मतलब इस एक्स का जो समय का मान है वो 75,000 के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष के अंत में 75,000 दे और 5 वर्ष के अंत में एक्स दे, दोनों का समय एक साथ है। समय एक साथ है मतलब जितना ब्याज यहाँ जुड़ा है जिस दर से, उतना ही ब्याज इसमें भी जुड़ चुका है। ठीक, अब 4 वर्ष के अंत में जो एक्स वो दे रहा है, अगर वो धनराशि यहाँ 4 वर्ष के अंत में न देकर यहाँ पर देता तो उसे 1 वर्ष का और एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है ना, क्योंकि जब यहाँ पर उसने जो धनराशि दी है उसमें तो उसने सिर्फ शुरू के 4 वर्षों का ही ब्याज दिया, 5वें वर्ष का ब्याज तो दिया नहीं। बट अगर ये धनराशि यहाँ 5वें वर्ष के अंत में वो देता तो उसे 1 वर्ष का और ब्याज देना पड़ता। 1 वर्ष का ब्याज कितना होता? 10% वार्षिक है तो 10% देना पड़ता, तो एक्स और प्लस 10% और देना पड़ता। ठीक, उसी तरह से तीसरे वर्ष के अंत में जो उसने धनराशि किस्त वाली दी है, अगर वो धनराशि यहाँ ना देकर यहाँ देता तो उसे 2 वर्षों का कुल ब्याज देना पड़ता। 2 वर्षों का ब्याज अगर वो देता तो उस धनराशि को वो यहाँ चुका सकता था, तो उसे कितना देना पड़ता कि एक्स तो देना ही पड़ता और प्लस 2 वर्षों का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 10% है, 2 वर्ष का कितना होता है 20%, तो यहाँ पर उसे एक्स प्लस 20% देना पड़ता। ठीक है, इसी प्रकार ये जो दूसरे वर्ष की धनराशि है उसे अगर वो यहाँ पर देता तो उसे देना पड़ता एक्स प्लस 3 वर्षों का ब्याज मतलब 30%। और इसी तरह से ये जो पहले वर्ष की किस्त है, अगर वो यहाँ ना देकर अंत में देता तो उसे क्या करना पड़ता? 4 साल का और एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता, तो मतलब एक्स प्लस 40%। ठीक, तो इन सबको अगर हम जोड़ें, ये पांचवी किस्त, सॉरी ये पांचवी किस्त, फिर ये चौथी, फिर ये तीसरी, ये दूसरी और ये पहली, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 5x, और साथ में उसका ब्याज भी जुड़ रहा है, वो हो रहा है 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100%। 100% किसका? मूलधन का। ठीक है, अभी यहां पर 5x प्लस 100%, माफ करना 100% किसका? x का। तो 5x और x का 100% कितना हो जाएगा? x का 100% तो x ही होगा, तो ये हो गया 6x। और ये जो यहाँ पर धनराशि बन रही है 6x, जो 5 वर्षों के बाद अंत में एक साथ हम देते, वो वास्तव में कितनी हो रही? 75,000 रुपए। तो यहाँ पर आप 75,000 को 16 से भाग देकर इसे निकाल सकते हैं। अगर 75,000 को हम 16 से भाग, सॉरी 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 12,500। इसका मतलब वो व्यक्ति 50,000 का अगर ब्याज लेता है, मूलधन लेता है, और 5 वर्ष बाद एक साथ 75,000 ना देकर
हर साल के अंत में 12,500 रुपए भी देगा तो बात बराबर ही होगी। तो उसकी वार्षिक किस्त कितनी होगी? 12,500 रुपए की। अब ये जो मैंने इतना डिटेल कैलकुलेशन आपको बताया है, ये हर बार प्रश्न में आप इतना सोच कर समझ कर करना मुश्किल है आपके लिए करना। ठीक है, इतना लॉजिक हर बार आप नहीं लगा पाओगे। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बड़ा सिंपल सा है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि सबसे पहले शुरुआत करना है 100 से। ठीक, अब जितनी ब्याज दर है उतना जोड़ना है उसमें। 100 में ब्याज दर कितनी है? 10, तो इसमें 10 जोड़ना है, तो ये 110 हो गया। अब कितनी बार लिखना है? जितने वर्ष है। कितने वर्ष है? 5 वर्ष, तो ऐसा 5 बार लिखना है, जोड़ जोड़ के, 10-10 जोड़ के। तो एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया। अब ऐसा 3 बार और लिखना है, तो 10 और जोड़ेंगे, तो 110 में 10 और जोड़े तो कितने हो गए? 120, फिर 130 और 140। कितनी बार हो गया? देखो, 1 2 3 4 5। जितने वर्ष है उतनी बार लिखना है, तो 5 बार लिख दिया हमने। ठीक, अब इन सबको आप जोड़ लो। ये ट्रिक है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो ये आएगा 0 0 हो गया सब। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 के शून्य ऐसे लाया 1, और 5 और 1 6, तो ये आ गया 6। अब ये जो योग आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिश्र धन के बराबर आएगा। मतलब अगर यूनिट वाइज देखें तो आप ये कहोगे कि 600 यूनिट का जो मान है वो 75,000 है। तो 600 यूनिट का मान 75,000 है। अब आपको अगर किस्त निकालना है, क्या निकालना है? किस्त। तो याद रखना हमेशा कि ये जो 100 यूनिट है, ये किस्त को दर्शाएगा। तो आपको किस्त निकालना है, तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? 100 यूनिट का। इससे अगर आप हल करेंगे तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75,000 बटे 6। अब 75,000 बटे 6 अभी हमने निकाला था, वो आएगा 12,500। तो ये किस्त की वैल्यू आ गई 12,500। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान तरीका है। अब इस पर आधारित हम कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, 5 वर्ष बाद दे 2,200 रुपए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किए जाने हैं, तो वार्षिक किस्त कितनी होगी? देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद हमें टोटल देना है 2,200 रुपए। मतलब जो भी ब्याज पर ली गई धनराशि है, तो 5 वर्ष के अंत में यहाँ पर 2,200 रुपए हमें देना है, ये देय है। अब ये 2,200 रुपए 5 वर्ष के अंत में ना देकर अगर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाए, तो वो वार्षिक किस्त कितनी होगी वो हमें जानना है। तो यहाँ पर हम अपना शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, 100 से शुरुआत करेंगे, दर है 5, तो उसे जोड़ते जाएंगे। कितनी बार लिखना है? 5 बार। तो 1 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5 बार लिख दिया। अब इन सबको जोड़ लेंगे, फिर आ जाएगा 5 और 10 के शून्य ऐसे लाया 1 1 1 2 2 2 4 और 1 5, और ये 550 यूनिट। अब ये जो 550 यूनिट बनी है, ये मिश्र धन के बराबर है, मतलब 2,200 रुपए के बराबर है। और हमसे पूछा गया किस्त, किस्त कौन सी होती है? इसमें 100 यूनिट वाली। तो हम 100 यूनिट का मान निकालना चाहेंगे, इसे हल करेंगे। 0 से 0 इधर जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये आएगा 5, और ये आएगा 20। फिर 5 से काटेंगे तो ये आएगा 4, 4 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 400। तो यही किस्त बन जाएगी, यही हमारा आंसर। 400 रुपए की किस्त होगी वार्षिक। बड़ा सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 की एक व्यक्ति 50,000 की गाड़ी लेता है। वह 4,000 की राशि अदा करके शेष धनराशि को 4 वर्षों की वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो उसकी वार्षिक किस्त कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर 50,000 की वो गाड़ी खरीद रहा है। इसमें से 4,000 तो उसने हैंड टू हैंड दे दिए डाउन पेमेंट के, बचे कितने? 46,000 रुपए। अब वो 46,000 रुपए आज गाड़ी खरीदते समय ना देकर भविष्य में किस्तों में देना चाहता है। ठीक है, तो वो किस्तें कितने की होगी ये हमें ज्ञात करना है। दर दी गई है 10% की, और समय है 4 वर्ष का। अब 4 वर्ष के बाद में
हमें सबसे पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये जो पेंडिंग अमाउंट है 46,000 का, ये 4 वर्ष के बाद हो कितना जाएगा, क्योंकि हमारा जो किस्त वाला कैलकुलेशन है वो मिश्र धन से बनता है। तो हम करेंगे कि 46,000 जो है उसका मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब ये 46,000 4 वर्ष के बाद एक साथ देते तो कितना होता? 46,000 गुणित दर, दर 10% गुणित समय बटे 100। तो ये आ जाएगा 4,600 में 4 का गुणा करेंगे। अब 4,600 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 18,400, और उसको 46,000 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 64,400। ठीक है, मतलब मिश्र धन यहाँ जो 4 वर्ष के बाद अगर हम 46,000 यहाँ ना देकर यहाँ देते तो वो देना पड़ता हमें 64,400। अब किस्तों वाला ट्रिक हम अपना ले आते हैं। पहली किस्त 100 यूनिट, अगली 110 यूनिट, अगली 120 यूनिट, अगली 130 यूनिट। क्योंकि 4 वर्षों की बात हो रही है तो हमें 4 ही बार लिखना है, 1 2 3 4। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 1 2 3, 3 और 3 6, और ये 4। तो 460 यूनिट हो रहे हैं। अब ये 460 यूनिट बेसिकली ये 64,400 के बराबर है। तो 460 यूनिट का मान 64,400 है, 64,400 है। तो किस्त निकालना है तो हम 100 यूनिट का मान निकालेंगे। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 64,400 को अगर 460 से आप भाग देंगे तो ये आएगा 140, और 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो ये किस्त बनेगी आपकी 14,000 की, और यही आंसर आ गया होगा। आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।